हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम कर रहे हैं आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 के लिए जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट। तो आइए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द मैटर मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स। कह रहा है कि किस मॉलिक्यूल में, किस टाइप की जो स्टेट होती है मैटर की, उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कौन से स्टेट में होता है। तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस स्टेट में होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका फ्लूइड, फिर गैस, प्लाज्मा एंड सॉलिड। देखिए, अगर हम अट्रैक्शन फोर्स की बात करें, जो जितने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे वो उतने ज्यादा क्या होगा, हार्ड होता है। तो और हार्ड कौन होता है, अगर हम हार्ड सब्सटेंस की बात करें तो हार्ड हमारा होता है सॉलिड। तो ऑप्शन हमारा इसमें होगा सॉलिड, बिकॉज सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है और सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। एक चीज याद रखिएगा, इंटरमोलिकुलर गैप जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, अट्रैक्ट सबसे ज्यादा करेंगे। और गैसेस में, अगर हम जब गैसेस की बात करें तो गैसेस में क्या होता है, सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा सॉलिड में एंड सबसे कम होगा हमारा गैसेस में। ठीक है, अगर स्पेस की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैस में और सबसे कम स्पेस होता है हमारा सॉलिड में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसमें होता है, सॉलिड में होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर। एंड उसके बाद है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, देयर इज अ इंटरमोलुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हम देखें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इससे पहला क्वेश्चन जो हमने किया है वहां पे हमने यही चीज देखी है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, सबसे कम गैसेस में होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाती है, आपकी जो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। वो कह रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है मैटर में, जबकि मैटर में अट्रैक्शन फोर्स होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर, करेक्ट आंसर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। एंड देयर इज अ इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे मैंने कहा था, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में होता है। इसलिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में होता है। जहां पे गैप कम होगा वहां पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे गैप ज्यादा है वहां पे फोर्स क्या है, कम है। तो हमारा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज ये स्टेटमेंट क्या है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी, तो हमारे ए जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अभी हमने इससे पहले रॉन्ग बताया था, हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो देखते हैं। दे मूव रैंडमली, दे आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम, दे आर कॉन्फिगरेटेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन। देखिए, पहली बात तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। मूव रैंडमली, मूव सॉलिड में रैंडमली मूवमेंट नहीं होता है, लार्ज गैप भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है और गैप या इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, कम होता है। तो लार्ज गैप की तो बात ही नहीं। दे आर कॉन्फिगरेटिंग सिस्टमेटिक मैनर, राइट। बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका जो सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है, फिक्स शेप होता है इनका। ठीक है, एक फिक्स्ड शेप रहेगा, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, उसके साथ ही क्या होता है, हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये जो आपका सॉलिड है ये एक सिस्टमेटिक मैनर में कॉन्फिगरेटेड रहता है या अरेंज रहता है। तो डी सी आंसर अभी तक हमारा सही है। अगला बोल रहा है कि दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन, नहीं, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये हमें याद रखना कि सबसे ज्यादा हाई अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड्स में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, कि वो क्या है, एक सिस्टमेटिक मैनर में कॉन्फिगरेटेड रहते हैं या अरेंज रहते हैं, बिकॉज दे हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड हाई अट्रैक्शन फोर्स। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार। देखिए, अगर हम बेसिक स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे हम तीन ही स्टेट देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एक चीज ये कि मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं,
दो तो होती है, तीन तो हमें ऑलरेडी बेसिक स्टेट्स पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन दो स्टेट और होती है मैटर की जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है। फोर्थ स्टेट आपकी होती है प्लाज्मा, एंड फिफ्थ स्टेट आपकी होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट है आपकी सॉलिड, फिर है आपकी लिक्विड, फिर आपका गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। ठीक है, ये आपकी 5 होती हैं जो स्टेट होती हैं मैटर की। 3 जो है आपकी वो बेसिक है, जो हम बहुत बेसिकली पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा 5 स्टेट होती हैं जो साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर करी है, वो 5 स्टेट डिस्कवर करी है। व्हाट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। 4 फिगर आपको दिए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। पहला है द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल 4 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी सीन, राइट। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है एंड गैस भी है, तो आपके 4 के ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक, द फिगर रिप्रेजेंट द 4th स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, 4th फिगर आपका प्लाज्मा बता रहा है। दिस फिगर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। जो आपका बी ऑप्शन है, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, जो ये स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो प्लाज्मा है आपका, प्लाज्मा की बात तब आती है जब हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जब हम ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम प्लाज्मा की बात करते हैं। ब्लड सेल्स मीन्स आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड आपकी प्लेटलेट्स। जब हम इनकी बात करते हैं तो तब हम प्लाज्मा की बात करते हैं। ठीक है, इनमें प्लाज्मा फाउंड होता है आपका, इनमें प्लाज्मा मिलता है। अब वो कह रहा है कि ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, तो प्लाज्मा हमेशा सारी सेल्स में नहीं फाउंड होता है, सारी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, वो ओनली ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। आपको ये चीज याद रखनी है, अनदर सेल्स में आपका प्लाज्मा प्रेजेंट नहीं होता है। एंड इनमें प्लाज्मा का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है प्लाज्मा का। ठीक है, तो ये जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है कि वो सारी सेल्स में प्रेजेंट रहता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये इस फिगर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड सेल्स में ही प्रेजेंट रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी इन द, देखिए डिफ्यूजन कब होगा? डिफ्यूजन तब होगा जब बहुत ज्यादा गैप होगा, बहुत ज्यादा स्पेस होगा, तब जाके डिफ्यूजन होता है। तो सॉलिड्स की अगर हम बात करें, सॉलिड्स में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ, क्योंकि सॉलिड्स में क्या है? हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है। हाई अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से डिफ्यूजन नहीं हो पाता। ना ही लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में भी हाई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, लेकिन सॉलिड के बाद जो मिनिमम है वो लिक्विड में प्रेजेंट रहता है। सॉलिड से कम होता है, बट होता है हाई अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस में हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस, हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस होने की वजह से ही, इस रीजन के वजह से गैसेस में डिफ्यूजन इजीली हो जाता है। एक्सट्रीम इंटेंसिटी जो फाउंड होती है या जो पाई जाती है, वो पाई जाती है गैसेस में, बिकॉज ऑफ हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स या वीक अट्रैक्शन फोर्स के वजह से, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गैप होता है। ठीक है, इफ अमोनिया इज अ गैस देन कैम्फर इज अ, अमोनिया गैस हम जानते हैं, कैम्फर आपने सुना होगा, कैम्फर को हम यूज करते हैं पूजा पाठ में, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कपूर बोल देते हैं, जो हम पूजा पाठ में यूज करते हैं। तो जिसने देखा है, जिसको पता है कैम्फर, तो वो तो इसको इजिली सेलेक्ट कर सकता है आंसर। कैम्फर क्या होता है? हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है, एक व्हाइट मटेरियल होता है या व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो हम रिलीजन में रिलीजियस जो फंक्शन होते हैं वहां पे यूज करते हैं, या हम घरों में उसको यूज करते हैं कि कोई भी कीड़े जो हैं, इंसेक्ट जो हैं, उनको भगाने के लिए, या फ्रेशनर की तरह की सुगंध आएगी, उन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? कपूर का यूज करते हैं, जिसको हम कैम्फर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल बेसिकली हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कपूर बोल देते हैं। तो वो क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, वो एक सॉलिड होता है। ठीक है, ना ही गैस, ना ही लिक्विड, नहीं सेमी सॉलिड, वो एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी,
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये याद रखना है कि हमें ये वर्ड याद रहने चाहिए, कहाँ पे ट्रू लिखा है, कहाँ पे करेक्ट लिखा है, कहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है। यहाँ पे हम कभी एग्जाम हॉल में प्रेशराइज्ड होने की वजह से इस स्टेटमेंट को, इन वर्ड्स को अच्छे से नहीं पढ़ता, यहाँ पे गलत आंसर को सिलेक्ट करके आता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। Which of the following statements is incorrect? The particles of matter are in steady state. Particles of matter are very small. Particles of matter attract each other. There are some space between particles of matter. ठीक है, जिसने characteristics पढ़े हैं particles के, उनके लिए क्वेश्चन बहुत easy है। Because of particles of matter are very small, ये correct statement है। Attract होते हैं, ये भी statement है। और space होता है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सॉलिड सबसे ज्यादा क्या करता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होता है, गैस में होता है। ठीक है, गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, यहाँ पे सॉलिड इसका एग्जांपल है। ठीक है, और वेरी स्मॉल होते हैं। बट कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट, ये एक रॉन्ग आंसर है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कभी भी स्टेडी स्टेट में नहीं रहते हैं, इसलिए तो उनकी स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर वो स्टेडी स्टेट में रहेंगे, एक ही स्टेट में रहेंगे, तो उनकी स्टेट कभी चेंज होगी ही नहीं। इसलिए जो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टेडी स्टेट इज द correct answer, because is a incorrect statement. This is a pure substance. कौन सा इसमें से प्योर सब्सटेंस? अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो नेचुरली फाउंड होते हैं, जो नेचुरली, इसको हमें बनाया नहीं, नेचुरली ही हमें फाउंड हुआ, उनको हम बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें, शुगर सॉल्यूशन प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि उसमें हमने शुगर सॉल्यूशन में हमने शुगर ली है, हमने वाटर बनाया डाला है, तब हमने उसको एक सॉल्यूशन को मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्म किया, वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं, वो हमारे थ्रू बनाया गया है। अगला है मीथेन, मिल्क एंड एयर। मिल्क भी नहीं है प्योर सब्सटेंस, एंड एयर भी नहीं है। मीथेन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज मीथेन क्या है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये नेचुरल गैस है, नेचुरली फाउंड होती है। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका एक सेकेंड नेम मार्स गैस भी है, ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये नेचुरल गैस है, मीथेन इज अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होने की वजह से क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, रिजिडिटी, टफनेस एंड आपका कंप्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब्सटेंस साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, सॉलिड है फिक्स्ड साइज while liquids attain the size of their vessels and if seen gases have no space, say solid. Compressibility कह रहा है this is a quality of substance that reduces their volume at high pressure. This property is found in gases. अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? देखिए, जो आपका रिजिडिटी का जो टफनेस हमें कब पता चलती है, वो कह रहा है कि उनकी लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कि नहीं, टफनेस हमें तब पता चलती है जब हम किसी चीज को, अगर हमने कोई सॉलिड लिया है, किसी सॉलिड को हम जब हिट कर रहे हैं, अब हम कितनी बार हिट कर रहे हैं, अगर हम एक बार उसे हिट किया और वो ब्रेक हो गया, तो उसकी टफनेस क्या है, कम है। अगर हम उसे हिट कर रहे हैं, हमें उसे बहुत बार हिट करना पड़ रहा है, अगेन 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 हमें उसे हिट करना पड़ रहा है, तब जाके वो ब्रेक हो रहा है, तो उससे हमें उसकी टफनेस पता चलती है, रिजिडिटी पता चलती है कि ये कितना टफ है, ये कितना हार्ड है, उसका मटेरियल कितना हार्ड है, वो हमें उसे हिट करने से पता चलती है। ना कि वो कह रहा है कि लोकेशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सॉलिड है फिक्स साइज वाइल डिपेंडिंग एट साइज, ये एक स्टेटमेंट सही नहीं है। हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, बिकॉज ऑफ क्या है, सॉलिड में या हम सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करेंगे, जब हम हिट करेंगे तब उसकी रिजिडिटी या टफनेस हमें पता चलेगी। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैसेस में ही होती है, और जो स्टेटमेंट उसने दी है कि क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सबसे ज्यादा गैसेस में ही होती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कंप्रेसिबिलिटी, ओनली बी इज अ ट्रू, ओनली बी इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, द मिक्सचर कैन बी इन नेचर। अब मिक्सचर क्या होता है नेचर में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, प्योर सब मिक्सचर हम बनाते हैं, प्योर सब्सटेंस नेचुरली फाउंड होते हैं इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे या सरफेस पे। ठीक है, लेकिन मिक्सचर को क्या करते हैं, हम बनाते हैं, तो प्योर सब्सटेंस तो हो सकता है। अब होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है, एंड बोथ होमो एंड हेट्रो हो सकता है। तो मिक्सचर अगर हम बात कर रहे हैं, तो दो एग्जाम्पल है। एक मिक्सचर हमने बना लिया सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है, जब हम सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर बनाते हैं, तो पूरा ही डिजोल्व हो जाता है, पूरा पानी में पूरा सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है। वहीं पे अगर हम
सैंड ले लें या हम ऑयल ले लें, उसको हम वाटर के साथ डिसॉल्व कर ले तो वो टोटली डिसॉल्व नहीं होता। तो हम मिक्सचर दोनों टाइप के बना सकते हैं, होमोजीनियस भी हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस किसे कहते हैं? ऐसे मिक्सचर तो यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म उनका प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। जो दो आप जितना भी लें आप, चाहे कोई भी कंपोनेंट लें, सॉल्ट लें या वाटर, दोनों आपस में टोटली डिसॉल्व हो जाए, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाए, यूनिफॉर्मली कंपोनेंट उनका हो, तो उसको हम बोल देते हैं होमोजीनियस, दो एक दूसरे में टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर जिनका नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म मींस जो टोटली एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होता हो पाते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर है या आपका सैंड एंड वाटर है, इस टाइप के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो मिक्सचर हमारे दोनों टाइप का होता है, होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर, ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल हो गया आपका सॉल्ट एंड शुगर, एंड इसका आप होगा सैंड एंड वाटर या ऑयल एंड वाटर। एन एलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अलॉय किस चीज का एग्जाम्पल है ये देखना है। ऑप्शंस आपके हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, इमल्सन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड वैरायटी मिक्स। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये बात करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की हम जब बात करें होता है लिक्विड्स के लिए, ठीक है, ये होता है आपका लिक्विड्स के लिए। इमल्सन की हम बात करें ये भी आपका लिक्विड्स के लिए होता है। और जब हम अलॉय की बात करते हैं तो ठीक है, अलॉय क्या है? अलॉय का एक एग्जाम्पल जैसे मैं दूंगी आपको, ब्रास किससे मिलकर बना है? कॉपर प्लस जिंक, इससे मिलकर बना है, ये एक अलॉय है। तो अलॉय हमेशा सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉलिड उसमें जब अलॉय बनेगा तो सॉलिड से मिक्स होगा, मैं दो सॉलिड जब बन रहे हैं या उसमें से एक सॉलिड होगा और वो क्या बनाएगा? किसी अलॉय को फॉर्म करेगा, दोनों में से एक क्या होगा? सॉलिड होगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन है, इमल्सन में दोनों चीजें क्या होती हैं? लिक्विड होती है। हम लिक्विड की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट की हम बात करें, हम सॉलिड स्टेट की बात नहीं कर रहे। तो अलॉय एक एग्जाम्पल होता है सॉलिड सॉल्यूशन का, जैसे आपका एग्जाम्पल है ब्रास, जो आपका कॉपर एंड एक जिंक का सॉल्यूशन है। और ये क्या है? एक होमोजीनस सॉल्यूशन होता है, नॉट इज हेट्रोजीनस, इट इज अ होमोजीनस सॉल्यूशन, क्योंकि जब दो आपस में मिक्स हो गए हैं कंप्लीटली तभी एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या होगा? होमोजीनस सॉल्यूशन होगा। और ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, सॉलिड सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर? बात भी आ गई फिर हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात अगर हम करें तो ऑप्शन ब्रास होगा, सॉल्यूशन इन वाटर एंड मिल्क। ब्रास की हम बात करें, ब्रास जैसे मैंने कहा कि कॉपर एंड जिंक से मिलकर बनता है और ये होमोजीनस सॉल्यूशन होता है, इट्स नॉट अ हेट्रोजीनस सॉल्यूशन, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अगला सुगर सॉल्यूशन इन वाटर, जब हम सुगर एंड वाटर को टोटली, जब वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो जो सुगर है आपकी वो टोटली डिसॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर। तो अगर दोनों एक दूसरे में टोटली डिसॉल्व हो गए, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन गया है उसका, तो वो क्या है? आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन बी इज अ रॉन्ग आंसर। बात करते हैं एयर की, एयर भी आपका क्या है? होमोजीनियस सॉल्यूशन है। लास्ट हमारा बचता है मिल्क। मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। मिल्क क्या होता है? हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हमें ऑड वन देखना कि ऑड वन क्या है। विंड, अलॉय, मिल्क एंड वाटर। देखिए विंड की हम बात करें ये एक मिक्सचर है, अलॉय की हम बात करें ये भी एक मिक्सचर है, होमोजेनस होमोजेनस चीजों उसका, मेटल का, ठीक है, ब्रास का या कॉपर, जैसे हम ब्रास बोल रहे थे, कॉपर एंड जिंक का, तो ये एक मिक्सचर है। मिल्क भी क्या है? एक मिक्सचर है, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है। जब हम वाटर की बात करते हैं, वाटर कोई मिक्सचर नहीं है, वाटर इज अ कंपाउंड, H2O इज अ कंपाउंड, ठीक है, ये क्या है? एक कंपाउंड है, ये ना ही कोई मिक्सचर है, ना ये होमोजीनस है, ना ही ये हेट्रोजीनियस है, ये एक कंपाउंड है। बाकी हमारा विंड, अलॉय एंड मिल्क ये क्या है? मिक्सचर है, कोई हेट्रोजीनियस है, कोई होमोजीनियस है, ठीक है। विंड आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया, मिक्सचर हो गया, अलॉय आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया, मिल्क आपका हेट्रोजीनियस हो गया। ये क्या है? एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, बट वाटर यहाँ पे एक कंपाउंड है, ये कोई मिक्सचर या कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। द फिजिकल स्टेट ऑफ ऑर्डनरी सब्सटेंसेस डज नॉट इंक्लूड सब्सटेंसेस। कौन कौन सब्सटेंसेस को तो फिजिकल स्टेट में कौन सी ऑर्डनरी सब्सटेंस ऐसी है जो डज नॉट इंक्लूड कर रहा है? डज डू इंक्लूड नहीं है, डज नॉट इंक्लूड कर रहा है, तो कौन सी ऐसी है जो डज नॉट इंक्लूडेड? फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
इसके लिए अभी जहाँ पे हमें ऑप्शन है, गैस हमारी क्या है, फिजिकल स्टेट है, सॉलिड भी हमारी फिजिकल स्टेट है, लिक्विड भी हमारी फिजिकल स्टेट है, बट कोलॉइड क्या है, हमारा फिजिकल स्टेट नहीं है। तो बात कर रहा है कि डज नॉट इंक्लूड, तो कोलॉइड अगर यहाँ पे इंक्लूड की बात करें तो हम तीनों ऑप्शंस को लेके चलते हैं, अगर हम डज नॉट इंक्लूड कर रहे हैं तो हम सिर्फ कोलॉइड को लेके चलेंगे। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, द एयर इज अ प्योर मिक्सचर, ब्लेंड्स ओनली, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स ओनली एंड मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। कि जो एयर है वो किस टाइप का मिक्सचर है ये पूछ रहा है। प्योर मिक्सचर तो होगा नहीं, सिंपल है, ब्लेंड्स भी नहीं होता है, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स ओनली भी नहीं। जो एयर है हमारी, एयर में सब कुछ मिक्स रहता है, गैस भी मिक्स रहती है, एलिमेंट सारी चीजें मिक्स होती है। तो जो मिक्सचर है हमारा, जो एयर है हमारा, वो मिक्सचर है बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का। ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स भी रहते हैं, कंपाउंड भी, सब मिक्स हो गए मिक्सचर बना रहे हैं जिसको हम बोल देते हैं एयर। तो एयर का जो आपका ऑप्शन होगा वो उसमें होगा मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जिसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, बहुत सारे कंपाउंड मिक्स हो रहे हैं। गैसेस तो आपके एलिमेंट्स में आ गई, जैसे आपका H2 है, N2 है, O2 वो एक एलिमेंट्स में आ गई, वही CO2 है, ये कंपाउंड हो गया आपका। तो अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the medium is called। एक इस ऐसे टाइप का हेटेरोजेनस मिक्सचर है जिसमें क्या है, पार्टिकल्स डिसॉल्व तो नहीं होते हैं लेकिन बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द, कुछ ऐसे पार्टिकल्स सस्पेंड आते हैं थ्रू आउट द मीडियम। इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस आर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए पहला ऑप्शन आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर जहां पे क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो पहला आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने बोला बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम एंड डू नॉट डिसॉल्व। डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन बॉटम पे कहीं आ जाते हैं, तो ये कंडीशन नहीं आएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही नहीं है। सेकेंड बोल रहा है सस्पेंशन। ठीक है, अब सस्पेंशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन सेटल डाउन इन द बॉटम, बॉटम पे सेटल्ड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सस्पेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सस्पेंशन इज अ करेक्ट आंसर फॉर दैट। अब बात कर रहे हैं कोलॉइड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोलॉइड में क्या होता है, कोलॉइड में भी सेम कंडीशन होती है, ये भी एक टाइप का हेटेरोजेनस मिक्सचर है। और जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये तो वैसे ही ऑप्शन में नहीं है बिकॉज ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, नॉट अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो जाता है। अब कोलॉइड की अगर हम बात करें तो कोलॉइड में भी यही होता है कि डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं और उसको हम फिल्ट्रेशन से डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते, अलग अलग भी नहीं कर सकते, डिफरेंट भी नहीं कर सकते। वहीं पे जो सस्पेंशन के आपके पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं कंपैरिजन देन कोलॉइड के पार्टिकल्स से। ठीक है, बड़े होते हैं, हम उन्हें अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं और ये फिल्ट्रेशन से क्या हो जाते हैं, अलग अलग भी हो जाता है, हम इनको फिल्टर भी कर सकते हैं, किसके, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को। ठीक है, तो जब भी सस्पेंशन का आएगा तो पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। अगर बॉटम पे अगर कोई पार्टिकल्स आ गए तो वहां पे हम बोल देते हैं वो प्रोसेस कौन सी है, सस्पेंशन है। फॉर एग्जाम्पल आपका आता है जैसे आपका सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर है ये हो गया। इसके अलावा आप बोल सकते हैं चौक एंड वाटर का मिक्सचर आप बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लोर, आटा और पानी, इन जो ये इस टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, सैंड एंड वाटर का, चौक एंड वाटर का, फ्लोर एंड वाटर का, इस टाइप के मिक्सचर को जो होते हैं उन्हें हम सस्पेंशन बोलते हैं। इस टाइप के मिक्सचर सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, सस्पेंशन। विच लॉ इन साइंस डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर properties. Mixture can be different substances. It is separated by physical method. It's fixed structure. इनका structure fixed होता है, नहीं होता। The components of the solution mixture remain their properties.
ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये एक प्रॉपर्टी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी है। मिक्सचर कैन बी डिफरेंट सब्सटेंसेस, कैन बी डिफरेंट सब्सटेंसेस, या इट इज सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यस। बट अगर हम शेप की बात करें तो जितने भी मिक्सचर है उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। कुछ सॉलिड का कुछ सॉलिड से बनता है, कोई लिक्विड से बनता है, कोई गैस से बनता है, तो सब अलग अलग शेप के होते हैं, किसी का भी कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जो ये प्रॉपर्टी है आपकी, इट स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड, ये प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की नहीं है, साइंस इसको फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। When two liquids do not dissolve in each other and do not form a solution, what is called? यानी when two liquids do not each other, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? देखिए पहला ऑप्शन आपका सॉल्वेंट, सॉल्यूट, इमिजिबल एंड डिकेंटेशन। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब है वाटर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, वो है आपका सॉल्वेंट। जैसे सुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। जो ज्यादा अमाउंट में है वो कौन सा होता है? वाटर, ठीक है। किसको डिसॉल्व कर रहा है? शुगर को। तो जो अपने आप में किसी चीज को डिसॉल्व कर रहा है वो क्या है? सॉल्वेंट। जिसमें हम किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं, वो है सॉल्वेंट। वाटर यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? शुगर यहाँ पे एक सॉल्यूट है, ठीक है, जिसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। ये एक डिसॉल्व सब्सटेंस है, किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व सब्सटेंस क्या है? सॉल्यूट है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है शुगर का। बात करते हैं डिकेंटेशन की। ये क्या है? ये एक प्रोसेस होती है, ये एक फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। सेपरेशन की एक प्रोसेस होती है, ये बिल्कुल ही अलग है इस चीज से। अब वो पूछ रहा है कि व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट डिसॉल्व ईच अदर एंड डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन, ये होता है आपका इमिजिबल, ठीक है। ये आपका बने, इसको हम बोल देंगे इमिजिबल, जो क्या है, एक दूसरे में डिसॉल्व भी नहीं होते हैं और कोई सॉल्यूशन भी फॉर्म नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इनको हम बोल देते हैं इमिजिबल सब्सटेंस, जो ना डिसॉल्व होते हैं और ना कोई सॉल्यूशन बनाते हैं। सुगर इज अ इन अ सुगर सॉल्यूशन। अब वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया हुआ है, सुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं। सुगर में क्या है? सुगर प्लस वाटर, H2। वाटर क्या है? ये है आपका सॉल्वेंट। सुगर आपका क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा? वाटर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डिसॉल्व सब्सटेंस, कोलोइड एंड सस्पेंशन। कोलोइड एंड सस्पेंशन तो शुगर सॉल्यूशन होता ही नहीं है, बिकॉज ये क्या है, एक शुगर सॉल्यूशन एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। और जो कोलोइड एंड सस्पेंशन की हम बात कर रहे हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये एक टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जहां पे शुगर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो इजिली रॉन्ग हो जाता है। अब बचा हमारे पास डिसॉल्व सब्सटेंस, लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व सब्सटेंस क्यों? यहाँ पे सॉल्यूट ना देके हमें दिया हुआ है डिसॉल्व सब्सटेंस। डिसॉल्व सब्सटेंस ही क्या है? सॉल्यूट है। तो यहाँ पे शुगर क्या है? एक डिसॉल्व सब्सटेंस है, जो सॉल्वेंट यानी वाटर में क्या है? डिसॉल्व हो चुका है। तो सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट ना देके आपको दिया हुआ है डिसॉल्व सब्सटेंस, तो शुगर क्या है? डिसॉल्व सब्सटेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज नॉट अ कंपाउंड। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, लेड, चॉक, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इन चारों में से हमें बताना ही कौन क्या है, एक कंपाउंड नहीं है। अब कंपाउंड क्या होता है, पहले हमें ये बता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है। जहां पे कोई दो मॉलिक्यूल्स मिलके या दो एटम सॉरी दो एलिमेंट मिल रहे हैं, तो एक नया प्रोडक्ट बना, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कंपाउंड बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे जस्ट लाइक H2 प्लस O2, H2O बनता है, ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। ये सेकंड एलिमेंट आया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए, केमिकल बॉन्डिंग इनमें हुई, तो एक नया प्रोडक्ट बना, जिसे हमने क्या बोल दिया? कंपाउंड बोले। तो कंपाउंड में हमेशा दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। दो अलग अलग एलिमेंट जब मिलके कोई कोई नई बॉन्डिंग कर रहे हैं, बॉन्डिंग आपस में कर रहे हैं, तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम कंपाउंड बोल देंगे। तो यहाँ पे चॉक एक कंपाउंड है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2,
कंपाउंड है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक क्या है, कंपाउंड है। लेकिन जो लेड है आपका, लेड एक प्योर सब्सटेंस है, ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल है और एक प्योर सब्सटेंस है, तो यहाँ पे लेड क्या होगा, लेड इज नॉट अ कंपाउंड। तो ऑप्शन बी रॉन्ग, डी रॉन्ग एंड आपका सी भी रॉन्ग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेड, लेड क्या होगा, एक एलिमेंट है, ना कि एक कंपाउंड, क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, कोई दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सुगर एंड सैंड का जो मिक्सचर होगा वो किस किस टाइप का एग्जाम्पल होगा, किस टाइप का मिक्सचर होगा, ये हमें पूछ रहा है। पहला है आपका हेट्रोजिनस मिक्सचर, सेकेंड है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर एंड सस्पेंशन। देखिए होमोजेनस मिक्सचर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बात हम कर रहे हैं सैंड एंड सुगर की। होमोजेनस मिक्सचर में एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जस्ट लाइक वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सुगर, इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं होमोजेनस, तो होमोजेनस तो होगा ही नहीं। बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं हो सकता, सस्पेंशन भी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स डू नॉट, हमने अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें किया हुआ इसी सीरीज में, कि पार्टिकल्स आपस में सेपरेट तो नहीं होते लेकिन बॉटम में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इट्स मीन क्या, एक लिक्विड है एक गैस है, सॉरी एक लिक्विड है एक सॉलिड है, जस्ट लाइक चौक, हमने कहा चौक एंड वाटर का सॉल्यूशन का मिक्सचर सस्पेंशन में आता है, फ्लोर एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो सस्पेंशन में आता है, तो वहां पे क्या है, एक लिक्विड है एंड एक सॉलिड है, ठीक है, तो सस्पेंशन नहीं होगा। वही बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की, वहां यहाँ पे भी यही चीज होनी है सेम, ये भी लिक्विड होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सैंड, सैंड भी आपका एक सॉलिड स्टेट पे है, सुगर भी आपका सॉलिड स्टेट पे है, तो यहाँ पे इस टाइप का एग्जाम्पल, इस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो ये आपस में मिक्स, दोनों हमें प्रॉपरली दिखेंगे अपनी नेकेड आईज से, सैंड भी दिख रहा होगा, सुगर भी दिख रहा होगा, ठीक है, और ये आपस में कभी डिजोल्व हो ही नहीं सकते, हम अलग अलग कर सकते हैं, हम इजिली इसको अलग अलग कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये सुगर के एलिमेंट है, ये सुगर का पार्टिकल है और ये सैंड का पार्टिकल है, ठीक है, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सुगर इनटू अल्कोहल। जब हम सुगर से अल्कोहल में कन्वर्जन करते हैं तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कौन सी प्रोसेस का हम यूज करते हैं इसको कन्वर्ट करने में। पहला ऑप्शन है ब्लीचिंग, फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन एंड पास्चराइजेशन। और ब्लीचिंग तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि सुगर इनटू अल्कोहल में ब्लीचिंग का कहीं यूज नहीं, ब्लीचिंग की ये प्रोसेस नहीं होती। बात करते हैं फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन या पास्चराइजेशन की। जो ऑक्सीडेशन है, सुगर जब जब हम सुगर का अल्कोहल में कन्वर्जन करते हैं तो वहां पे हम अब्सेंस ऑफ O2, इसमें O2 क्या होती है, अब्सेंस होती है, अगर O2 अब्सेंस है तो इसमें ऑक्सीडेशन तो होगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन के लिए तो O2 का होना ही जरूरी है, O2 है तभी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ O2 है तो इट्स मीन ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, पास्चराइजेशन भी नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन बचता है फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंट, जब हम सुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, जब हम किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में केमिकल चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, थ्रू द एंजाइम, किसी एंजाइम के थ्रू हम क्या करेंगे, कोई भी एक केमिकल, सॉरी कोई भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें उस केमिकल चेंज हम जब करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमेशा होता है अब्सेंस ऑफ O2, O2 वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी, O2 हमेशा अब्सेंस होगी, तब हम फर्मेंटेशन करेंगे। और किसके प्रेजेंस में करें, थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम, किसी एक एंजाइम के एक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जहां पे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस में केमिकल चेंज लेके आते हैं, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोल देते हैं फर्मेंटेशन। तो शुगर का जब हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू ही शुगर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following is not a physical change? Melting of solids into liquids, liquefaction of gases into liquids, fermentation of substances, evaporation और liquids in gas। कह रहा कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है,
तो इट्स मीन वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, हम अब चीजें देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंज में कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ये प्रोसेस होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मीन्स रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी प्रोडक्ट से हम वापस से रिएक्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लीजिए, कोई भी ऐसा रिएक्टेंट ले लीजिए, जैसे हमने आइस ली, ठीक है। अब आइस को जब हम मेल्ट करेंगे, जब उसको हम हीट देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और लेकिन उसी वाटर को जब हम फ्रिज में रख दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक सॉलिड में या एक आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, जहां पे कोई न्यू प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, हम प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट को बना सकते हैं, ठीक है। और केमिकल चेंज में हमेशा न्यू प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और जो ये न्यू प्रोडक्ट है, ये टोटली डिफरेंट होगा, टोटली ही डिफरेंट होगा रिएक्टेंट से, जो जिससे ये बना हुआ है, जिस रिएक्टेंट से, जिन कंपाउंड से ये बना हुआ, उससे ये टोटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे लाइक आपका H2 and O2 की हम बात करते हैं, वहां पे H2 गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों से हम क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। वाटर क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है, वाटर से आप वापस से गैस बना सकते हैं इवेपोरेशन के थ्रू। वैसे आप H2 and O2 बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस जहां पे क्या है, रिएक्टेंट है आपका। अब वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है गैसेस से। हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जब वो H2O बना देते हैं, तो वहां पे उनकी प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाती है। तो इस टाइप की प्रोसेस जहां पे क्या है, रिएक्टेंट अलग है और उससे कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, और उस नए प्रोडक्ट से हम वापस से कोई रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमेशा न्यू प्रोडक्ट बनता है और ये प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल होती है। इट्स मीन प्रोडक्ट से आप वापस से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। फिजिकल चेंज में क्या है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। मीन्स हम प्रोडक्ट से वापस से क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट को बना सकते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन हो रहा है, इट इज अ केमिकल चेंज। आप उस डाइजेस्ट हुए फूड से वापस से फूड थोड़ी बना पा रहे हैं, इसका डाइजेशन हो चुका है। तो ये प्रोसेस क्या है आपकी, केमिकल चेंज है। वहीं मेल्टिंग ऑफ आइस है, वो एक फिजिकल चेंज है, आप वापस आइस बना सकते हैं। तो इस टाइप के एग्जांपल्स हैं। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स, ये एक फिजिकल चेंज है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड्स, ये भी। फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने वही किया है, फर्मेंटेशन, जहां पे हमने शुगर से अल्कोहल बनाया है। मैंने कहा था ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज हम लेके आते, क्योंकि हम अल्कोहल से वापस से शुगर नहीं बना सकते। तो इट्स मीन फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। वही डी आपका इवेपोरेशन है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, अब यहाँ पे हमें केमिकल चेंज नहीं है ये पूछा है। फ्यूल कंब्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर, ऑक्सीडेशन रस्टिंग ऑफ आयरन एंड ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनियम। फ्यूल कंब्यूशन एक टाइप का केमिकल चेंज है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर भी आपका केमिकल चेंज है, ऑक्सीडेशन रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर लोहे पे जंग लग जाए तो हम उससे वापस से लोहा नहीं बना सकते हैं। तो ये भी क्या है आपका एक केमिकल चेंज। बट ग्लोइंग ऑफ अ प्लेटिनियम वायर, ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है, ठीक है, ये एक टाइप का आपका फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बी भी रॉन्ग, सी रॉन्ग और ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज है और ये तीनों आपका क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। उसमें ऑप्शन में पूछा था कि इनमें से केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, तो ग्लोइंग ऑफ अ प्लेटिनियम वायर ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है, इसलिए केमिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, आपको ऑप्शंस दिए होंगे और आपको इसमें बताना है कि फिजिकल चेंज कौन सा और केमिकल चेंज कौन सा है। अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फिजिकल चेंज क्या है, सॉरी केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज जब प्रोसेस होती है तो वहां पे एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मिंग होती है। जब
केमिकल चेंज होगा और जो ये न्यू सब्सटेंस होगा ये टोटली ही डिफरेंट होगा किससे, रिएक्टेंट से जिससे ये बना होगा उनसे टोटली ही डिफरेंट होगा, इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, टोटली डिफरेंट होंगी। ठीक है, ये होता है केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बस साइज में, कलर में या स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, तो इसमें चलते हैं कौन सा ऑप्शन में से केमिकल चेंज है। ऑप्शंस आर सोरिंग ऑफ बटर, मेकिंग ऑफ ड्राई आइस फ्रॉम CO2, हीटिंग ऑफ प्लेटिनियम वायर एंड आयरन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो जो ऑप्शन है आपका सोरिंग ऑफ बटर, ये आपका एक केमिकल चेंज है। इसके अलावा आपको जो मेकिंग ऑफ ड्राई आइस फ्रॉम CO2, ये आपका फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज हमेशा रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल मीन्स क्या है, हमने अगर ड्राई आइस से CO2 बनाया है तो हम CO2 से वापस से ड्राई आइस बना सकते हैं। ये है आपका फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में हमेशा प्रोसेस क्या होंगी, रिवर्सेबल होगी। ठीक है, जो सब्सटेंस, जो रिएक्टेंट है, उसी रिएक्टेंट से वापस से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जस्ट अज्यूम A+B से हमारा AB बन रहा है। ठीक है, AB बन रहा है, तो इसी AB से हम वापस से B एंड A कर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें वापस से B और A बना सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ये आपका एक फिजिकल चीज है, ये एक फिजिकल रिएक्शन है, ये रिवर्सेबल होती है। वहीं पे जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सेबल होती है। इसमें हम प्रोडक्ट जो आपका बना है उससे हम वापस से रिएक्टेंट नहीं बना सकते, हम इस AB से वापस से A+B नहीं बना सकते हैं। तो आपका जब फिजिकल चेंज होगा तो कंप्लीटली ऐसा होगा, और जो AB की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी A एंड B से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सोरिंग ऑफ बटर इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों जो आपके मेकिंग ऑफ ड्राई आइस फ्रॉम CO2, हीटिंग ऑफ प्लेटिनियम वायर एंड आयरन मैग्नेटाइजेशन, ये आपका एक फिजिकल चेंज के एग्जांपल हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ विच, रस्टिंग ऑफ आयरन किस चीज का एग्जांपल है ये पूछ रहा है। ऑप्शन हमें दिए हुए, द ऑप्शंस आर फिजिकल चेंज, एक्सोथर्मिक चेंज, हीट चेंज एंड केमिकल चेंज। इन चारों में से ऑप्शंस में हमें ये बताना है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो किस टाइप का चेंज होगा। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज अगर रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है, हम आमतौर भाषा में बोल देते हैं लोहे पे जंग लग गया। जब लोहे पे जंग लगता है तो उस जंग लगे हुए लोहे से हम वापस से लोहा बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है। ये एक एक्सोथर्मिक चेंज भी नहीं है, ना ही ये हीट चेंज है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन से जब हम आयरन पे जंग लग जाता है तो वापस से वो बन नहीं सकता, वो आयरन बन फॉर्म में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है क्या है, केमिकल चेंज। एक न्यू सब्सटेंस बना है, टोटली न्यू, जो आयरन से क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा, उसका कलर भी चेंज होगा। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका केमिकल चेंज इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिकली आपको इसमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के क्वेश्चन होंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ही बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। फिर अगेन आप पूछ रहे कि इन सब में केमिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है। पहला है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिस्टिलेशन है, ये होते क्या है। अगर हमें ये इनकी मीनिंग पता होगी तब हम बता सकते हैं केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, एग्जाम्पल आपने कपूर, जिसको हम कैम्फर बोलते हैं, कपूर देखा होगा, जब हम सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में जब कन्वर्जन हो जाएगा किसी चीज का, सॉलिड टू गैस, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जहां पे सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्जन किसमें होता है, गैस में, यहाँ पे हम बोलते हैं ये होता है सब्लिमेशन। तो अगर सॉलिड का गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो गैस वापस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो ये एक फिजिकल चेंज है, नॉट अ केमिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे हम क्रिस्टल्स को बनाते हैं, सॉलिड के क्रिस्टल्स को बनाते हैं, ये भी एक आपका केमिकल चेंज नहीं है। बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहां पे आपका एसिड आएगा प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जैसे आपका HCl NaOH, ये आपका बनाएगा
NaCl प्लस वाटर, ये आपका एसिड, ये बेस, और यहाँ पे आपका बन रहा है सॉल्ट। ये आपका क्या है, एक जनरल सॉल्ट है जो हम घरों में खाते हैं, ठीक है। जिस सॉल्ट को हम खा रहे हैं वही है NaCl। अब NaCl की प्रॉपर्टी HCl और Na से टोटली डिफरेंट होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से टोटली डिफरेंट होगी इस सॉल्ट की प्रॉपर्टी। तो ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है, कुछ नया बना है, कोई नया प्रोडक्ट बना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या टोटली चेंज है, ये तो आपका एक केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिस्टिलाइजेशन में क्या होता है, डिस्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, लिक्विड को पहले वेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसी वेपर को वापस से लिक्विड में लेके आते हैं, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर जो हम यूज कर रहे हैं। लिक्विड को जब हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो हट जाती है, फिर उसी वेपर को जब ठंडा करा जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर उस लिक्विड को कलेक्ट किया जाता है, तो वो प्रोसेस होती है आपके डिस्टिलेशन की, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज नॉट अ केमिकल चेंज। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बेकिंग एन एग, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, बेकिंग अ केक एंड रोटिंग अ बनाना। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन केमिकल चेंज नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। बेकिंग एन एग, आप जब एग को बेक कर लेते हैं वापस उसको एग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। केक को जब बेक कर लोगे तो वापस से उसको नॉर्मल नहीं कर सकते, रोटी को बनाना भी नहीं। लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, जब आप आइस को मेल्ट करोगे तो आइस की स्टेट कौन सी होगी, यहाँ पे सॉलिड स्टेट, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर में कन्वर्ट होगा, तो ये आपकी बन जाएगी लिक्विड स्टेट। जब फिर उसके बाद हम वाटर को वापस से फ्रिज में रख के आइस बना सकते हैं, तो ये प्रोसेस कौन सी होगी आपकी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, ठीक है। जहाँ पे आइस को हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेके आ रहे हैं, वहीं उसी वाटर को भी हम वापस से सॉलिड स्टेट में लेके आ सकते हैं, जहाँ पे हम उसको आइस बना सकते हैं। तो ये आपका एक फिजिकल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, एक केमिकल चेंज ना होकर एक फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अगेन केमिकल चेंज कौन सा है इसमें से वो बताना है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन की प्रोसेस आपकी केमिकल चेंज होती है, इट्स नॉट अ फिजिकल चेंज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कुछ केमिकल चेंजेस लेके आते हैं, वो आपका हो गया फर्मेंटेशन। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट जब पक जाता है तो वापस वो कच्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है। कर्लिंग ऑफ मिल्क भी नहीं है। लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, जो हम इससे पहले हमने जो किया हुआ है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इज अ example of chemical, sorry, is an example of physical change, is not an example of chemical change. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स केमिकल चेंज है, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स ये भी केमिकल चेंज है, कर्लिंग ऑफ मिल्क ये भी केमिकल चेंज है, बट मेल्टिंग ऑफ आइस ये क्या है, फिजिकल चेंज है, जहां पे हम सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड बना रहे हैं वापस से। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड। कौन सी ऐसी प्रोसेस जहां पे गैस कन्वर्ट हो रही है डायरेक्टली सॉलिड में, ठीक है। तो ऑप्शंस आर सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। सब्लिमेशन क्या होता है पहले देखते हैं। सब्लिमेशन, इससे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, स्टेट की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट होती है गैस में, जस्ट एग्जांपल कैम्फर। डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन सब्लिमेशन का उल्टा है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड में। तो सब्लिमेशन का अपोजिट क्या है, डिपोजिशन है। जिस प्रोसेस में गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही होगी वहां पे होगा डिपोजिशन, जहां पे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा वहां पे होगा सब्लिमेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस में हमेशा वेपर लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। कंडेंसेशन की प्रोसेस में हमेशा क्या होगा, ये अपोजिट रिएक्शन होती है, उल्टी रिएक्शन होती है, जहां पे वेपर को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। और इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन ऐसी प्रोसेस है जहां पे आपका लिक्विड क्या हो रहा है, वेपर बन रहा है। जैसे एग्जांपल, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम जब कपड़े धूप पर डालते हैं जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, तो एग्जांपल है इवेपोरेशन का। तो इसके लिए आपका एग्जांपल करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपोजिशन। Again, which of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken or not? कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन जो हेल्प करता है us to determine whether a chemical reaction has taken or not, कि हम जब केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे हम क्या क्या चेंजेस देखते हैं, कि किस चीज से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है।
क्या क्या सिंबल्स ऐसे होंगे, क्या क्या चीजें हमें से दिखेंगी उस रिएक्शन में कि जिससे हमें पता चल रहा है कि ये केमिकल चेंज हो रहा है। तो बताना है कि ऑप्शन है चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होगी, गैस इमिशन होगा, कलर चेंज होगा, या ऑल दीज ऑप्शंस। तो जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वहां पे स्टेट में चेंज होता है, गैस इमिशन भी होता है और कलर चेंज भी होता है। तो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे ऑप्शन डी को, क्योंकि जब हम केमिकल चेंज करते हैं तो सारी चीजों, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इसने दिए हुए हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस टाइम पे केमिकल रिएक्शन में हमें नजर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है। वाटर चेंज टू आइस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन ह्यूमंस, मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस ये केमिकल चेंज है, डाइजेशन इन ह्यूमंस ये भी केमिकल, आप डाइजेस्ट हुए फूड को वापस से फूड तो बना नहीं सकते, ये भी केमिकल चेंज है। मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क, दही का बनना दूध से, हम दही से वापस से दूध नहीं बना सकते। तो वाटर चेंज टू आइस, जब हम वाटर चेंज टू आइस, जब हम वाटर को आइस में चेंज कर रहे हैं, इट्स मीन हम पानी लिया, वाटर लिया, आप उसको फ्रीजर में रख दो, आइस में कन्वर्ट हो गया। अब जब उसको बाहर निकालोगे, नॉर्मल टेम्परेचर में रखोगे तो मेल्ट होकर वापस से वाटर बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, फिजिकल चेंज ही तो है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेशन, डाइजेशन इन ह्यूमन, ये क्या है, केमिकल चेंज की एग्जांपल है, जहां पे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अब इसमें बताना कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो केमिकल चेंज नहीं है। इट्स मीन वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, ये एक केमिकल चेंज है, अभी थोड़े पहले डिस्कस हुआ है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी केमिकल चेंज है। चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, वाटर का वाटर वेपर में बदलना, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, जब हम वाटर को वाटर वेपर में बदलते हैं, इसको हम वेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वाटर वेपर में बदल गया तो उसी टाइम पे हम वाटर वेपर को वापस से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कंडेंसेशन की प्रोसेस, जहाँ पे वेपर क्या हो रहा है, वापस से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, रिवर्सेबल प्रोसेस होती है, जहाँ पे वाटर से वाटर वेपर बनाया जा सकता है, वाटर वेपर से वापस से वाटर बनाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस आपकी क्या है, फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोहे पे जंग लग के वहां उससे वापस से लोहा नहीं बना सकते, हम पहले भी डिस्कस कर चुके। तो ये क्या है, आपके केमिकल चेंज का एग्जांपल। और चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, ये आपका एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इन सब में कौन सा ऐसा है जो केमिकल चेंज है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, डिसॉल्व सैंड इन शुगर एंड डिसॉल्व शुगर इन वाटर। देखिए, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस जब हम करते हैं तो यहाँ पे ये एक फिजिकल चेंज है। हमने बोला सब्लिमेशन की प्रोसेस जो होती है फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन और ड्राई आइस का मतलब क्या होगा, सॉलिड से क्या बनेगा, गैस। तो इसी गैस से हम वापस से सॉलिड भी तो बना सकते हैं डिपोजन की प्रोसेस से। तो ये आपका फिजिकल चेंज है। डिजोल्व सैंड इन शुगर, जब हम डिजोल्व सैंड इन वाटर, जब हम सैंड को वाटर में चेंज करते हैं तो ये आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। डिजोल्व शुगर इन वाटर, जब आप शुगर को वाटर में चेंज करेंगे तो ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो कन्वर्जन होगा मिल्क से आप वापस से कर्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा आपका, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये आपका क्या है, एक केमिकल चेंज है, और ये आपके सब फिजिकल चेंज है। विच लॉ states that mass cannot be produced or destroyed in a chemical reaction। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का। तो इसको देखते हैं कि कौन सा ऐसा लॉ है जो बता रहा है कि मास को हम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा लॉ है हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें ये बताता है कि जितने भी एलिमेंट है केमिकल रिएक्शन में वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं बाय देयर मास। तो ये एक स्टेट जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है आपका, वो आपके जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट हमें दी है कि मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको फॉलो नहीं करता है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें जो लॉ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसमें हम इनवर्सली देखते हैं कि दो एलिमेंट है वो इनवर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इट्स मीन अगर एक डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये भी नहीं है। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में हम देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हमें पूछा गया है मास। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये हमें ये बताता है, ये दिया है एक साइंटिस्ट जो है लेवसिए ने। लेवसिए ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक लॉ हमें दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मास को हम ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बस हम इसलिए हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को, इस ऑप्शन को हम करेक्ट लेते हैं। तो आपका सही आंसर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें आप मास को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये दिया है साइंटिस्ट लेवसिए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड टू, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ एवोगैड्रो, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लाइड प्रोपोर्शन। देखिए जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन की बात कर, एक किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही मास को प्रोड्यूस कर सकते। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन में ये होता है कि जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो हमेशा इक्वल होता है। अब ये कौन सी कंडीशन में इक्वल होगा? ये तब इक्वल होगा जब बैलेंस, रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो दोनों का मास इक्वल नहीं होगा। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन करस्पॉन्ड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो सही आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां पे रिएक्टेंट ए प्लस बी, इन दोनों का जो मास है वो इक्वल होगा किसके, ए बी के मास के। अब यहाँ पे हमें रिएक्शन, हम बैलेंस इसीलिए करते हैं रिएक्शंस को क्योंकि हमारे क्या हो जाए, दोनों का मास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। During a chemical reaction, the sum of the masses of the reactant and the products remain unchanged. What is this called? अभी जस्ट हमने पहले यही बात करी है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास रिमेन अनचेंज्ड। रिमेन अनचेंज्ड का मतलब क्या है, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसा कौन सी स्टेट में, कौन कब होता है ऐसा, किस केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है और कब होता है? ये होता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में। और कब होता है, तब होता है जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम प्रिंसिपल यहाँ पे क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, मास कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल में रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है, अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होता। जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास भी होगा। Who among the following scientists propounded the law of constant ratio? अब बात कर रहे हैं, अभी तक हम बात करते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो की। ये जो दोनों लॉ है, ये लॉ आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर। ठीक है, चाहे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोले या लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो बोले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो हमें ये बोलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट है वो एक, उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है बाय देयर मास। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो कहता है। तो ये किसने दिया था, लेवसिए ने हमारा दिया हुआ है, एंटोनी लेवसिए, जो आपका ये दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रॉबर्ट बॉयल और चार्ल्स, ये गैस से रिलेटेड लॉ इन्होंने दिए हैं। तो बचता है हमारा जोसेफ प्रॉस्ट, जो जोसेफ प्रॉस्ट थे, इन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो का जो लॉ है हमें वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रॉस्ट। द रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो वाज गिवन बाय, जैसे अभी हम थोड़ी पहले बात करें, जोसेफ एल प्रॉस्ट ने ये लॉ दिया है। इससे पहले हमने यही चीज करी थी, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, जोसेफ एल प्रॉस्ट। जॉन डॉल्टन ने आपका दिया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला, सॉरी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ हमें दिया है जॉन डॉल्टन ने। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आपको फोर्थ स्टेटमेंट दी है, हमें सही स्टेटमेंट उसमें बतानी है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन केमिकल मैटर हैव डिफरेंट मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स इन केमिकल मैटर। In chemical matter, elements are always present in fixed proportion of mass. Atoms in chemical matter are indivisible.
पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हमें बताना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। तो पहले वाली जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट इन केमिकल मैटर है डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये अलग, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। अगला है एटम्स कंबाइन द होल स्मॉल, ये भी गलत है। इन केमिकल मैटर एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास। इससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में केमिकल मैटर एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास, उनके मास के फिक्स प्रोपोर्शन में जो प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे आपका हाइड्रोजन है H2O में H है NO2 है, यहाँ पे H2 है, सॉरी, तो ये आपका कितना होता है, H2 है तो ये आपका हो जाएगा 2 ग्राम मास। ऑक्सीजन का मास आपका हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो इनका रेशियो होता है, जब H2O के लिए हम बात करते हैं, H2O के लिए हम बात करेंगे इसमें, तो H2O के लिए यहाँ पे हो जाएगा 2:16, तो ये आ जाएगा 1:8। H2 2 ग्राम, O2 16 ग्राम। H2O में भी इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। जो एलिमेंट का रेशियो है और जो प्रोडक्ट का रेशियो वो क्या देगा, फिक्स प्रोपोर्शन में देगा उनके, क्योंकि मास क्या होता है, हमने कहा है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास रिमेन सेम रहता है, अनचेंज रहेगा, तो उनका प्रोपोर्शन भी क्या होगा, रेशियो भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे H2O में 2:16, अगर हम इसको कर रहे हैं, क्रॉस कर ले, मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी डिवाइड कर लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1:8, अगर आपको शॉर्ट कर लेते हैं, और तो आप 2:16 लेंगे 1:8, और यहाँ पे आपका ये 2 है, ये 60, हमने रेशियो निकालना, तो ऑब्वियस बात है हम उसको डिवाइड करेंगे, तो 1:8 आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जितना आपका क्या है, जितना आपका मास यहाँ पे रहेगा उतना ही मास क्या है इन दोनों का भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का मास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यही है आपका फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास, फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। According to which of the following rules a given chemical substance always contain the same element that are combined in a definite proportion by weight? अब इसमें कह रहा है कि इसमें आंसर कौन सा सही है। According to which of the following rule given always contains same element that combined in a definite proportion by weight? weight और mass क्या है, यहाँ पे इक्वली बात हो रही है, जहाँ पे हम mass की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम मास की बात कर रहे हैं तो डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। प्रोपोर्शन किस में आ रहा है हमारा, रेशियो वाले में, लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो में ही हम बात कर रहे हैं कि डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो, ठीक है। कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, एलिमेंट कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। All samples of carbon dioxide contain carbon and oxygen in a mass ratio of 3:8. This is an agreement with the rule of constant proportion. किसकी बात हो रही है, constant proportion, क्योंकि कंजर्वेशन मास की बात हम बस गई, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रेशियो की, जहां पे बात आएगी, जहां पे रेशियो की बात आएगी वहां पे हम क्या लेंगे, हम लेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम वहां पे से आप पुट ऑन करते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात हो रही है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, ठीक है। डाल्टन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन विच, इसमें रूल, ठीक है, किस रूल पे बेस्ड है डाल्टन्स की थ्योरी, फिक्स्ड रेशियो, केमिकल कॉम्बिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास कंजर्वेशन। देखो फिक्स्ड रेशियो तो दिया था मैं जोसेफ बेल प्रॉस्ट ने, केमिकल कॉम्बिनेशन आपका और मास कंजर्वेशन किया था मैं लेवोसिन। जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, इससे पहले जब हमने जॉन डाल्टन के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने कहा था कि जॉन डाल्टन ने दिया था द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसी के अंदर 2 लॉ आते हैं हमारे, कौन कौन से, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, या द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो डाल्टन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉम्बिनेशन, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपका दिया हुआ था प्रॉस्ट ने, ये दिया था आपका लेवोसियर ने।
Dalton's atomic theory provides an explanation for which of the following: law of mass conservation and chemical combination, law of mass conservation and fixed proportion, law of chemical combination and definite ratio, and law of fixed proportion and chemical combination. ठीक है, जब हमने बात अभी डॉल्टन थ्योरी की करी थी तो हमें कहा था कि द केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉ आते हैं, कौन कौन से आते हैं? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड फिक्स्ड रेशियो। फर्स्ट वाला इसलिए नहीं हो सकता कि मास कंजर्वेशन केमिकल कॉम्बिनेशन साथ में लेते, तो आपका ऑप्शन बी जो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंड फिक्स्ड रेशियो, ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो डॉल्टन की थ्योरी थी वो दो एक्सप्लेनेशन देती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर बी इसमें सही हो जाएगा। द टर्म सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि सेरीकल्चर किस टर्म के लिए यूज होता है? द ऑप्शंस आर फिश फार्मिंग, सिल्क फार्मिंग, बर्ड फार्मिंग एंड बी फार्मिंग। तो हम सेरीकल्चर किस चीज के लिए यूज करते हैं ये देखते हैं। अगर हम फिश फार्मिंग की बात करते हैं तो करते हैं, फिश फार्मिंग के लिए हम यूज करते हैं पीसी कल्चर के लिए। ठीक है, जब हम फिश फार्मिंग करते हैं तो उस कल्चर को हम बोल देते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, बर्ड फार्मिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं एविकल्चर, सिल्क फार्मिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं सेरीकल्चर, वहीं बी फार्मिंग के लिए हम यूज करते हैं एपीकल्चर। ठीक है, तो फिश फार्मिंग, जब फिश फार्मिंग होती है तो उस टाइप के कल्चर को हम बोल देते हैं पीसी कल्चर, सिल्क फार्मिंग को हम बोल देते हैं सेरीकल्चर, बर्ड फार्मिंग जिसमें की जाती है उसको हम बोल देते हैं एविकल्चर, एंड बी फार्मिंग को हम बोलते हैं एपीकल्चर। तो इसमें सेरीकल्चर के बारे में पूछा है तो सेरीकल्चर रिलेटेड है सिल्क फार्मिंग से, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ठीक है, कि एनिमल बिहेवियर की बायोलॉजिकल स्टडी को कौन सी टर्म एक्सप्लेन करती है ये पूछ रहा है। फर्स्ट है इटियोलॉजी, इथनोलॉजी, इथोनोलॉजी, इटेमोलॉजी एंड इथोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड इथोलॉजी। तो आपकी जो फर्स्ट है इटियोलॉजी, इडियोलॉजी रिलेटेड है हमारी, जो आपका ए रिलेटेड है आपका वो है कॉज ऑफ डिजीज से, कॉजेज ऑफ डिजीज से। ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कॉज ऑफ डिजीज के बारे में। सेकंड आपका इथनोलॉजी, इथनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, एक कॉम्परेटिव स्टडी होती है जहां पे टू और मोर कल्चर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, टू और मोर कल्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे हम इथनोलॉजी में। ठीक है, अगला है एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी में हम स्टडी करेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट की जहां पे बात आती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट की, स्टडी ऑफ इंसेक्ट की जहां पे बात आती है वहां पे हम बोल देते हैं वो स्टडी है एंटेमोलॉजी। और जो इथोलॉजी है आपकी वो रिलेटेड है एनिमल बिहेवियर, जहां पे हम स्टडी करते हैं किसकी, एनिमल बिहेवियर की। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो होगा इथोलॉजी या इथोलॉजी बोल देंगे इसको। अगला है आपका द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, एपीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हम सिल्क फार्मिंग का पढ़ते हैं, और पीसी कल्चर में से पहले आपको बता रही हूँ हम फिश फार्मिंग की जहां पे हम बात करते हैं वो है आपका पीसी कल्चर। एपीकल्चर में हम बात करते हैं बी फार्मिंग की जहां पे हम शहद की फार्मिंग करते हैं। उसके बाद है आपका हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पे हम स्टडी करते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की जहां पे हम स्टडी करेंगे उसको हम बोल देते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो कौन से कल्चर में हाई कल्टीवेशन होता है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का, वो है हॉर्टिकल्चर। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, कि सेल्स की जो स्टडी होती है, सेल की जब हम स्टडी करते हैं तो उस टाइप की स्टडी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सेरोलॉजी,
साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी एंड इटियोलॉजी। जो सीरियोलॉजी है आपकी, सीरियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बॉडी के फ्लूइड पार्ट्स के बारे में, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ते हैं सीरोलॉजी में, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड मटेरियल होता है जो इनसाइड द सेल पाया जाता है, तो ठीक है, ये किसी स्टडी में नहीं आता है। साइटोप्लाज्म में एक सेल के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड पार्ट है जो पाया जाता है। अगला है साइटोलॉजी, सेल्स की स्टडी को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इटियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, हम करते हैं कॉजेज ऑफ डिजीज के बारे में। हम जब स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, इटियोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर फोर्थ क्वेश्चन इज सेल, स्टडी ऑफ सेल्स क्या बोलेंगे हम, साइटोलॉजी को बोलेंगे। विटिकल्चर, विटिकल्चर इज वेजिटेबल कल्टीवेशन, मैंगो कल्टीवेशन, ग्रेप्स कल्टीवेशन एंड फ्लावर कल्टीवेशन। किस टाइप के कल्टीवेशन को हम विटिकल्चर बोलते हैं। जब हम वेजिटेबल कल्टीवेशन करते हैं तो इसको, एक तो हमने अभी पहले टर्म पढ़ी है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा एक अनादर टर्म और है जिसको हम बोल देते हैं ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। ये टर्म भी यूज होती है आपकी वेजिटेबल्स कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। मैंगो कल्टीवेशन के लिए हम बोल देते हैं मैंगो फार्मिंग, एंड ग्रेप कल्टीवेशन को हम बोल देते हैं विटिकल्चर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही, ग्रेप कल्टीवेशन। फ्लावर कल्टीवेशन को हम बोल देते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फ्लोरिकल्चर। तो ग्रेप कल्टीवेशन को हम बोलते हैं विटिकल्चर, वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए हॉर्टिकल्चर यूज होता है, और अनादर टर्म आपकी क्या है, ओलेरीकल्चर। एंड वही मैंगो कल्टीवेशन के लिए मैंगो फार्मिंग, एंड फ्लावर कल्टीवेशन के लिए फ्लोरिकल्चर। The science that deals with the relationship of various organisms with their environment is known as, options are geology, ecology, anthropology and cytology, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो रिलेशनशिप बता रहा है किसके बारे में, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के बारे में रिलेशनशिप बता रहा है, ऐसा कौन सी टर्म यूज होती है। तो जियोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो जियोलॉजी आपकी है अर्थ से रिलेटेड जब टर्म्स यूज होती है तो वहां पे हम बात करते हैं जियोलॉजी के बारे में, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वेरियस ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, जहां पे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी हम करते हैं इकोलॉजी में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन कल्चर, इवोल्यूशन, इस टाइप की जो स्टडी होती है वो होती है हमारी एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। एंड साइटोलॉजी हम इससे पहले कर चुके हैं जिसमें हम स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं वो हमारी होती है साइटोलॉजी। तो ऑप्शन इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा इकोलॉजी, जो ऑप्शन है बी। द स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू, हेमेटोलॉजी किस चीज से रिलेटेड है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स एंड बोन्स। प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं तो आप नॉर्मली हम इसे स्टडी कर रहे हैं फिजियोलॉजी में, ठीक है, यहाँ पे हम प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आपका उसमें आ गया। ब्लड की जब हम स्टडी करते हैं तो ब्लड की स्टडी ही हम करते हैं हिमेटोलॉजी में। हिमेटोलॉजी इस टाइप की एक स्टडी है जिसमें हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं, ब्लड के बारे में कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और रही बात है कि बोन्स की हम कर रहे हैं, बोन्स के लिए हम जब स्टडी करते हैं इसको हम बोल देते हैं ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ठीक है, बोन्स के लिए। और हेमेटोलॉजी आपकी होगी ब्लड के लिए, एंड प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, हेमेटोलॉजी, इसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या है, पहला ऑप्शन दिया स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसे हम पहले भी पढ़ चुके कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट हम किस में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला है आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा है स्टडी ऑफ द शेप,
structure and specific structural properties of the organism and study of interdependence of organism and environment, ये आपका इकोलॉजी हो गया। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द शेप स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें हम अलग शेप के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी जब हम कर रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी हम यही स्टडी करते हैं कि इसका शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है ऑर्गेनिज्म की, तो वो स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मॉर्फोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन, ये ह्यूमन से रिलेटेड कौन से स्टडी इसमें है? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, दोनों आप स्पेलिंग उसमें थोड़ी सी डिफरेंस कर दी। जब आर्कियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं कुछ, इसमें हम आर्कियोलॉजी को अगर हिंदी की टर्म में पढ़े हम उसको बोल देते हैं पुरातत्व। इससे रिलेटेड अगर हम कोई स्टडी करते हैं तो उसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ह्यूमंस ने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो यूज करें, जैसे ज्वेलरी या कोई सामान ऐसी कुछ चीजें यूज करी है जो पास्ट लाइफ में यूज करी, उसकी जब हम अभी स्टडी करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा जब एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी में मैंने जैसे आपके कहा था कि रिलेटेड है क्या, ह्यूमन कल्चर हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि यही ह्यूमन से रिलेटेड है, जहाँ पे आप ह्यूमंस की स्टडी कर रहे हैं, मतलब ह्यूमंस में हम ह्यूमन कल्चर पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन की इवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जो आपका हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। उसके अलावा जब एंड्रोलॉजी की बात करते हैं, एंड्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मेल हेल्थ की। ठीक है, डी वाले ऑप्शन में हम पढ़ते हैं मेल हेल्थ के बारे में, मेल हेल्थ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उस टाइप की जो स्टडी होती है वो होती है एंड्रोलॉजी में। और ह्यूमंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला है द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन इज नोन एज, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, डिवीजन पढ़ रहे हैं, वेरिएशन पढ़ रहे हैं, इस टाइप की जब हम किसी टॉपिक में ऐसे स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इस टाइप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वो ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस है एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी में ही हम फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन, वेरिएशन की स्टडी करते हैं, जहां पे हम सेक्स सेल्स की बात कर रहे हैं, गैमेट्स की बात कर रहे हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, वो सब स्टडी होती है हमारी एम्ब्रियोलॉजी में। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है एम्ब्रियोलॉजी, जहां पे हम सारे गैमेट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सेक्स सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, जब हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, कि हम उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब हमारे टिश्यू, हमारी सेल्स, उसका फंक्शन कैसा है। ठीक है, कोई लिविंग मैटर है उसमें उसके फंक्शंस कैसे हैं, फंक्शंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं किसी टिश्यू के, किसी सेल के बारे में, तो वहां पे हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं जीन्स के बारे में। ठीक है, जीन्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उस स्टडी को हम बोल देते हैं जेनेटिक्स। हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी स्टडी आपकी जेनेटिक्स के अंदर आएगी। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में जब हम अपने इवोल्यूशन के बारे में, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन से आप रिलेट कर सकते हैं कि विकास के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं कि आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो वो आपका इवोल्यूशन है, तो वहां पे हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी, जहां पे हम गैमेट्स की स्टडी करेंगे, उसके बाद ही फ्यूजन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा, देन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन सीरीज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर ये क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आई है तो बाकी ऐसे क्वेश्चंस की बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।